अगर एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हो तो वीडियो बंद बिल्कुल मत करना। आज मैं क्लास 12th एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पूरे प्रश्नों का निचोड़ तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं। और ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है। मैंने एकदम रात भर मेहनत करके पूरे बुक का मैंने क्वेश्चन निकाला है कि जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं। और पार्ट 1 यानी क्लास 12th का भूगोल में 2 पार्ट है। एक पार्ट का मैंने वीडियो बना दिया है, अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो वहां से जाकर देख सकते हो। एक पार्ट 2 का वीडियो है, 100 क्वेश्चन का पूरा चैप्टर से निचोड़ कर मैं तुम लोगों के सामने लाया हूं। पूरा का पूरा वीडियो देखना। मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर जो अच्छे नंबर चाहिए तो पूरा वीडियो देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बिना समय गवाए हुए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और उसका आंसर कमेंट में दो, और नहीं तो देखो क्या है, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है यहां पे कि मानव भूगोल, ये भूगोल होगा, मिस्टेक हुआ है, संभावनावाद के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? यानी मानव भूगोल को संभावनावाद ये होता क्या है? संभावनावाद का मतलब है तो होता है प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। मान लो प्रकृति ने पेट्रोलियम दे दिया, तो क्या डायरेक्ट तुम उस पेट्रोलियम का यूज करके गाड़ी चला सकते हो? नहीं, उसमें हमें अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, उसे रिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो गाड़ी चलेगा। इसी को हम संभावनावाद कहते हैं। और संभावनावाद की जो सिद्धांत है वो दिया था विदाल दे ला ब्लाश ने। किसने दिया था? विदाल दे ला ब्लाश ने। इन्होंने संभावनावाद के सिद्धांत को दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बच्चों मैं बताना चाहता हूं, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति मानव को केवल संभावनाएं प्रदान करती है और मानव अपनी बुद्धि और तकनीक का प्रयोग करके उन्हें कार्य में बदलता है। समझ में आया बात? चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत एशिया महाद्वीप में निवास करता है? देखो हमारे पूरी दुनिया में बहुत सारे महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है? तो याद रखना 60% जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा केवल एशिया महाद्वीप में निवास करता है। चीन और भारत दोनों ही देश विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। कौन कौन? चीन और भारत। अगर जो इन्हीं दोनों की बात करूं तो लगभग 150 करोड़ लोग यहाँ पे हैं, और लगभग 150 करोड़ लोग यहाँ पे हैं, लगभग 300 करोड़ लोग तो यहीं पे इसी दोनों देश में हो जाते हैं। जनसंख्या घनत्व की गणना के लिए सही सूत्र कौन सा है? अब देखो मैंने पुराने वीडियो में घनत्व के बारे में बताया था, जनसंख्या के घनत्व के बारे में मैंने बता दिया था कि मान लो इसमें बहुत सारा ये देश है या कोई राज्य है या कोई जमीन का टुकड़ा है, तो मान लो 10 लोग यहाँ रह रहे हैं, इस क्षेत्र में 50 लोग रह रहे हैं, इस क्षेत्र में 2 ही लोग रह रहे हैं, इस क्षेत्र में 10 लोग रह रहे हैं, पूरा क्षेत्र में यहाँ मान लो 1000 लोग रह रहे हैं, तो 1050 10 60 तो कितना हो गया? 1062। अब बताया जाता है कि घनत्व का मतलब होता है कि जितनी भी पूरे देश की जनसंख्या और इसका पूरे क्षेत्रफल से हम लोग क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं, और जितना निकल के आएगा, मान लो 2.5 आया, तो हम बताते हैं कि पूरे देश में जो जनसंख्या घनत्व है यानी 2.5 1 वर्ग किलोमीटर में वहां लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व के 1 किलोमीटर में वहां लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कैसे बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी वर्ग किलोमीटर में कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जैविक सिद्धांत किस मानव भूगोली नहीं भूगोल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें राज्य को एक जीवित संघ बताया गया है? बताओ जल्दी से। इसका जो आंसर होगा वो होगा रैटजेल। क्या होगा? रैटजेल होगा। बच्चों देखो, जर्मन भूगोल वेदा थे, जर्मनी के थे, तो इसे जर्मन भूगोल वेदा कहते हैं।
इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक रैटजेल ने अपनी पुस्तक में बताया कि राज्य को एक जैविक संगठन माना है। क्या माना है? जैविक संगठन माना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जनसंख्या रिक्त का उदाहरण में नहीं आता है? अब ये जनसंख्या रिक्त होता क्या है? तो जनसंख्या रिक्त का मतलब होता है कि जहां पे बिल्कुल जनसंख्या ना हो उसे हम जनसंख्या रिक्त कहते हैं। तो गंगा का मैदान इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गंगा का मैदान बहुत ही उपजाऊ मिट्टी, समतल भूमि और पानी की उपलब्धता है, इसीलिए वहां पे सबसे घना जनसंख्या क्या करती है? घनी जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। जबकि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड मरुस्थल में बहुत कम जनसंख्या रहती है, इसलिए जनसंख्या रिक्त के उदाहरण में ये नहीं आएगा और ये तीनों जनसंख्या रिक्त के उदाहरण में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में चरण 2 यानी चरण 2 की क्या विशेषता है? तो याद रखना, चरण 2 का मतलब होता है जहां जहां जन्म दर यानी दर उच्च हो लेकिन मृत्यु दर तीव्र गति से गिर रही हो। मतलब वहां बच्चे बहुत पैदा ले रहे हैं, 100 बच्चों ने पैदा लिया लेकिन मृत्यु दर मात्र 20 लोग मर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं चरण 2। जनसंख्या वृद्धि का चरण 2 के नाम से हम इसको जानते हैं। देखो, दूसरे चरण में क्या होती है कि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि और चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु दर तेजी से गिरती है, यानी लोग कम मरते हैं क्योंकि खाना अच्छा मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा मिल रहा है, तो लोग क्या होंगे? कम मृत्यु होती है, जिन्हें हम जन्म दर अभी भी उच्च बनी रहती है, जिससे जनसंख्या का क्या होता है? विस्फोट होता है। उसी को हम चरण 2 के नाम से जानते हैं। मानव विकास सूचकांक की रचना किस संगठन द्वारा की गई थी? ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि कौन करता है मेरे बच्चों। तो याद रखना, यह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संगठन जो होता है वो मानव विकास सूचकांक की रचना करता है। और ये भी मैंने बताया था मानव विकास सूचकांक में क्या क्या आता है। तो शिक्षा आता है, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक में शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, ये सारी चीजें मानव विकास सूचकांक में आती है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक, इंग्लिश में है हिंदी में समझना, मानव विकास सूचकांक स्कोर सबसे अच्छा है? कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अच्छा मानव विकास सूचकांक है? यानी वहां शिक्षा बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा है। किस देश में ऐसा है? तो याद रखना, नॉर्वे अभी पहले नंबर पे चल रहा है। पिछले कई वर्षों में नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक विश्व में सर्वोच्च है, यानी ये पहले नंबर पे आता है। स्विट्जरलैंड और आयरलैंड ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे आते हैं। समझ में आया बात? बंजर भूमि का कृषि किस प्रकार की कृषि गतिविधि है? बंजर भूमि का मतलब समझ ही रहे हो कि वहां पे कृषि होना ना के बराबर होता है, जैसे पहाड़ी इलाका, रेगिस्तान इलाका। तो किस प्रकार की कृषि में वो आता है? तो याद रखना, जहां भी कृषि की बात हो जाए तो वो प्राथमिक में आता है। किस में आता है? प्राथमिक में आता है। प्राथमिक में क्या क्या चीजें आती है? तो कृषि आता है, याद रखना, खनन आता है, मत्स्य पालन आता है, ये सब किस में आता है? प्राथमिक में आता है। और पशुपालन आता है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इससे हम सीधे प्रकृति से संचालन करते हैं। किससे करते हैं? प्रकृति से। और जहां सीधे प्रकृति से संचालन करते हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। तो विश्व में कौन सा देश सुनहरा मक्का त्रिकोण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा देश है जो सुनहरा मक्का त्रिकोण के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। सुनहरा मक्का त्रिकोण अमेरिका के मध्य पश्चिम हिस्से में स्थित है। कहां पे? मध्य पश्चिम हिस्से में स्थित है, जहां मक्का का मतलब कॉर्न, जो मक्का खाते हो, भुट्टा जिसको हम भुट्टा बोलते हैं, और सोयाबीन वहां पे व्यापारिक खेती होती है, बिजनेस के लिए वहां पे खेती किया जाता है, इसलिए उसे सुनहरा मक्का त्रिकोण के नाम से जानते हैं। एलडी कार्ड के अनुसार उद्योग के स्थापना के लिए कच्चे माल के स्रोत और बाजार के बीच स्थित अंक को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएलडी कार्ड के अनुसार उद्योग के स्थापना के लिए जो कच्चा माल होता है, स्रोत और बाजार के बीच के स्थित अंक को हम क्या कहते हैं? तो जिसका जो आंसर होगा याद रखना, बैरियन पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरियोन पाई कहा जाता है, सॉरी बैरियोन पाई कहा जाता है। एलडी कार्ड में बैरियोन पाई विधि का प्रयोग करके यह बताया जाता है कि एक से अधिक कच्चे माल के स्रोतों और बाजार के बीच उद्योग कहाँ स्थापित होगा ताकि परिवहन मूल्य लागत, जैसे पश्चिम चंपारण की जब हम बात करते हैं तो देखते हो जहां गन्ना ज्यादा उगाया जाता है वहीं पे चीनी मिल ज्यादा होता है, वहीं पे क्या होता है? चीनी मिल ज्यादा होता है, ताकि ट्रांसपोर्ट ट्रक से ट्रैक्टर से जब हम गन्ना को चीनी मिल तक पहुंचाए तो उसका परिवहन मूल्य क्या होना चाहिए? कम लागत आता है। इसी को हम बोलते हैं एलडी कार्ड। पैर रहित उद्योग, जहां पे पैर का यूज नहीं किया जाता है, कि मुख्य विशेषता क्या है? तो पैर रहित उद्योग में ये भारी नहीं है, ये ना तो कच्चे माल और ना ही बाजार से जुड़े होते हैं, बल्कि कुशल श्रमिकों के पास स्थापित होते हैं। उसे हम पैर रहित उद्योग के नाम से जानते हैं। याद रखना इस चीजों को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। बंदरगाह नगर किस प्रकार की बस्ती है? बताओ, बंदरगाह जो नगर होता है वो किस प्रकार की बस्ती है? तो सीधी सी बात है, जहां बंदरगाह होगा वहां व्यापार होगा, इसलिए वहां व्यापारिक बस्ती हम कहते हैं बंदरगाह को, क्योंकि वहां से सीधे समुद्री व्यापार का केंद्र होता है, जहां आयात और निर्यात की गतिविधि होती है, इसलिए वो व्यापारिक बस्ती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? बताइए जल्दी से। सबसे व्यस्त जलमार्ग जो है वो उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग है। कौन सा? उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग है। उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग यूरोप, याद रखना, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। ये भी याद रखना, उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है, जो विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है, क्योंकि यहाँ विकसित देशों को जोड़ता है। ये दोनों विकसित देशों को जोड़ता है। बेरूत किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? बताओ। बेरूत जो है याद रखना, लेबनान, लेबनान एक देश है, वहां का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम बेरूत है। ठीक है ना? जो भूमध्य सागर पर बना हुआ है, जो भूमध्य सागर पर बना हुआ है स्थित लेबनान देश का प्रमुख बंदरगाह है, जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का केंद्र है। याद रखना। मानव भूगोल में नव निर्धारणवाद किसे प्रकट करता है? नव निर्धारणवाद का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नव निर्धारणवाद का कि मानव की स्वतंत्रता की सीमा होती है। मानव की स्वतंत्रता की सीमा को ही नव निर्धारणवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका मतलब है कि मानव अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, लेकिन प्रकृति निश्चित सीमाएं जैसे जलवायु संसाधन तय करती है कि निर्धारणवाद और संभावनावाद का मध्य मार्ग क्या है। ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना याद रखो कि ऑप्शन नंबर ये डी होगा। यहाँ डिटेल में, क्योंकि अंतिम प्रहार है जिससे तुम्हें एग्जाम में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उसमें गलती करके नहीं आना है। लिंगानुपात क्या है? अभी मैंने बताया, लिंगानुपात का मतलब 100 पुरुष पे कितनी महिला होती है, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात का मतलब होता है 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसे हम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, तो चीन की जनसंख्या नीति से संबंधित एक बाल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? बताओ जल्दी से। एक बाल नीति का मतलब है कि एक परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति थी। एक से ज्यादा बच्चा जो पैदा करेगा उसे दंड दिया जाएगा और सरकारी सुविधाओं में उन्हें कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। उसी को एक बाल नीति कहते हैं। तो कब चीन में लागू की गई थी? तो 1978 में ये लागू की गई थी। ठीक है ना? दक्षिण प्रवास
का अर्थ क्या है, बताइए जल्दी से। दक्षिण प्रवास का अर्थ होता है मेनली तौर पर एक विकासशील देश से दूसरे विकासशील देश में प्रवास, उसे हम दक्षिण प्रवास के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कृषि प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया, कृषि प्रक्रिया किस क्षेत्र में आती है? तो जो कृषि प्रक्रिया है वो द्वितीयक क्षेत्र में आती है। अब सब बहुत सारा सर कृषि प्रक्रिया तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। तो देखो, कृषि उत्पाद का जो होता है वो द्वितीयक क्षेत्र की, एग्री बिजनेस से हो गया। बिजनेस का मतलब हो गया तुमने आलू उपजाया तो वो किस में आ गया, प्राथमिक में आ गया। लेकिन कृषि प्रक्रिया में क्या होता है कि आलू से मैंने चिप्स बनाया तो वो किस में आ जाता है, वो द्वितीयक प्रक्रिया में आ जाता है। तो कृषि प्रक्रिया जहां पे लग जाएगा वहां द्वितीयक होगा, लेकिन सिर्फ कृषि रहेगा तो वो प्राथमिक में आएगा। रोडरडम बंदरगाह किस देश में स्थित है, बताओ। तो रोडरडम बंदरगाह जो है वो नीदरलैंड में स्थित है। कहां पे है, नीदरलैंड में। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, याद रखना, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह रोडरडैम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, दो है, एक है मानव विकास रिपोर्ट और एक है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। ये दोनों क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए? क्योंकि किसी भी देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज में विद्यमान असमानता को ध्यान में रखकर मानव विकास रिपोर्ट, HDI का मतलब होता है मानव विकास रिपोर्ट को समायोजित करता है कि अगर जो कहीं भेदभाव या कोई भी चीज हो रही है तो उसको वो रिपोर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। पशुपालन किस प्रकार की गतिविधि है? अभी मैंने बताया पशुपालन है वो किस प्रकार की गतिविधि में आती है। तो याद रखना, व्यावसायिक पशुपालन होता है, व्यावसायिक पशुपालन होता है। लेकिन एक पशु तुमने घर में रखा है सिर्फ खाने पीने के लिए कि हम इसका दूध खाएंगे, मक्खन खाएंगे, दही खाएंगे, तो वो व्यावसायिक में नहीं आएगा। लेकिन पशुपालन का मतलब होता है बहुत सारे पशुओं को पालना, इसलिए वो बिजनेस में आ जाता है। वेबर के औद्योगिक वितरण सिद्धांत, कौन, वेबर के औद्योगिक वितरण सिद्धांत में अशक्त उद्योग किस स्थान पर स्थापित होते हैं? अशक्त उद्योग का मतलब होता है जहां पे कच्चे माल की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता होती है। तो कच्चे माल के स्रोत के पास ही हम उद्योग को स्थापित करते हैं। क्यूबर क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, बताइए जल्दी से। देखो, क्यूबर को हम क्यूटरनरी भी कहते हैं, क्यूटरनरी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ज्ञान आधारित काम जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, परामर्श आते हैं, ये सब क्यूबर के अंतर्गत आते हैं। भूमि और पूंजी नहीं आएगा, क्या आएगा, सूचना और ज्ञान, वो क्यूबर के अंतर्गत आते हैं, याद रखना ये चीज। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या चीज, बैलेंस ऑफ ट्रेड सकारात्मक कब होता है? सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव कब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बताओ जल्दी से। तो ये जब निर्यात जो होता है वो आयात से बढ़ जाए। हमारा जो देश है, मान लो हम बाहर से चीजों को कम मंगा रहे हैं लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजों को बना के उत्पादन करके दूसरे देशों में बेच रहे हैं, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। यानी दूसरे से निर्भरता कम होना और हमें दूसरे को ज्यादा प्रदान करना। पैनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पैनामा नहर जो है वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले नहर को हम पैनामा नहर कहते हैं। दो महासागर है, बीच में बहुत सकरा स्थान है, इसलिए यहाँ से जहाजों को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसीलिए इसका नाम जो है हम बोलते हैं पैनामा नहर के नाम से जानते हैं। ये चीज याद रखना है इस चीजों को, ठीक है ना। चलो आगे। भारत के संदर्भ में विस्थापन का मुख्य कारण क्या है? विस्थापन का मतलब होता है एक जगह कोई रह रहा है, वो दूसरे जगह शिफ्ट कर गया, यहाँ छोड़ दिया, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है?
मुख्य कारण ये है कि विकास परियोजनाएं, बांध, उद्योग, मान लिया वहाँ पे उद्योग लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे हाईवे निकाले जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ से लोगों को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, उसी को विस्थापन कहते हैं। नगरीयकरण की प्रक्रिया किससे सबसे अधिक प्रभावित होती है? जो नगरीयकरण का मतलब होता है कोई गांव है वो धीरे धीरे नगर बनता जा रहा है, शहर बनता जा रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या ऐसा चीज है जो प्रभावित उस चीजों को करती है? तो बताओ जल्दी से। इसका जो आंसर होगा ग्रामीण से नगरीय प्रवास। ग्रामीण से, या कभी कभी लोग ग्रामीण से नगर की ओर प्रवास करते हैं, चले जाते हैं, उसे नगरीयकरण प्रक्रिया कहते हैं। डूंगरबल, याद रखना, डूंगरबल। डूंगरबल भारत के किस राज्य में पाया जाने वाला एक कालीन बुनाई केंद्र है? कालीन बनता है, दरी टाइप से बनता है, जिसको हम डूंगरबल कहते हैं। तो डूंगरबल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बताओ जल्दी से। तो याद रखना वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर का डूंगरबल एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र का नाम है जम्मू कश्मीर में डूंगरबल। वहां कालीन बुनाई यानी कारपेट जो बनता है वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसे मृदा संरक्षण कृषि की तकनीक नहीं माना जाता है? मृदा संरक्षण का मतलब होता है कि ऐसी कृषि जहां पे मिट्टी का कटाव कम हो, लेकिन इसमें एक ऐसा है उसे नहीं माना जाता है कि मिट्टी का कटाव उससे नहीं रुकेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जब हम करेंगे तो मिट्टी जो होगा संरक्षण नहीं हो पाएगा, फसल चक्र होगा। न्यूनतम जुताई ज़्यादा से ज़्यादा कम करनी चाहिए, जैविक नियंत्रण रखनी चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। साइबेरियन रेलवे, कौन सा रेलवे? साइबेरियन रेलवे किस देश की प्रमुख रेल लाइन है? बताओ जल्दी से। तो याद रखना साइबेरियन रेलवे रूस की प्रमुख रेलवे लाइन है, जिसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जाना जाता है, जो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ये साइबेरियन रेलवे कहाँ जाती है? तो याद रखना मॉस्को से कहाँ जाती है? इसका नाम व्लादिवोस्तोक कहते हैं, व्लादिवोस्तोक। और इन दोनों के बीच को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को ही हम साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जानते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। याद रखना बच्चों की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो एक जगह का नाम है जिसका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड के स्थान पर की गई थी, वो जानने की जरूरत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेवा नहीं है? इसमें एक सेवा कौन सा नहीं है? तो खनन क्या एक सेवा है? परामर्श लेना, जैसे कॉल सेंटर होता है, तुमको दिक्कत होता है तो तुम कॉल करते हो ना, तो ये सेवा में आएगा। बीमा भी सेवा में आएगा। शिक्षण करना यानी कि टीचिंग करना वो भी सेवा में आएगा, लेकिन एक खनन ऐसा है जो सेवा में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। सिलिकॉन वैली किस देश में स्थित है? और जो सेवा है वो किस में आता है? तो तृतीयक में आता है। याद रखना तृतीयक कार्य में आता है। तो सिलिकॉन वैली किस देश में स्थित है? तो याद रखना जो सिलिकॉन वैली है वो अमेरिका में स्थित है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अमेरिका के कौन से राज्य में? कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी का विश्व केंद्र है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विश्व केंद्र माना जाता है। मानव भूगोल में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, क्या चीज? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन किस दशक में आया मानव भूगोल में? तो याद रखना ये कब आया था? 1950 में आया था। आयु पिरामिड जिसका आधार चौड़ा और शीर्ष संकीर्ण होता है, इसको हम आयु पिरामिड के नाम से जानते हैं, जिसका आधार क्या होता है? चौड़ा होता है, और ऊपर जो टॉप होता है वो संकीर्ण होता है। किस जनसंख्या को दर्शाता है? बताओ जल्दी से। तो ये जो होता है बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शाता है। कौन सी दर्शाता है? बढ़ती हुई जनसंख्या, जहां पे मृत्यु बहुत कम हो रही है और बच्चे का जन्म क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। उसे हम भारत
इसी टाइप की जनसंख्या को दर्शाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या तात्पर्य है? तो ये 4 महानगरों को क्या करता है, जोड़ता है। NH हाईवे जो 6 लेन की सड़क है, कितने लेन की, 6 लेन की सड़क है जो जोड़ता है, जिसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो कौन नगरों को जोड़ता है? तो 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का जोड़ने वाला एक राजमार्ग है। ट्रांस साइबेरियन पाइपलाइन किसके परिवहन के लिए प्रसिद्ध है? ट्रांस साइबेरियन, अभी हम रेलवे लाइन की बात किया था, अब ट्रांस साइबेरियन एक पाइपलाइन भी है। वो क्या उस पाइपलाइन से गुजरता है? तो सीधी सी बात है, उस पाइपलाइन से जो गुजरता है वो प्राकृतिक गैस गुजरता है। ठीक है ना। ट्रांस साइबेरियन पाइपलाइन यूराल क्षेत्र से प्राकृतिक गैस को यूरोप और अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है। जापान में तटीय औद्योगिकीकरण क्यों हुआ? बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा वो कच्चे माल के आयात और बाजार तक पहुंच की सुविधाओं के कारण तटीय औद्योगिकीकरण हुआ। तटीय का मतलब समुद्र का क्षेत्र है, वहां पे धीरे धीरे बंदरगाह का विकास हुआ जहां से माल आसानी से आ सके और देशों में पहुंचाया जा सके। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का पिता कहा जाता है? बताइए किसे मानव भूगोल का पिता कहा जाता है? तो ये जो हमारे हैं फ्रेडरिक रैटजेल, मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। घातीय वृद्धि जनसंख्या किससे संबंधित है? जो घातीय वृद्धि जनसंख्या है, तो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि का दर को हम घातीय वृद्धि कहते हैं। घातीय का मतलब बहुत ही खतरनाक, यानी ज्यादा वृद्धि हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता समूह कौन सा है? तो बताइए सबसे बड़ा उपभोक्ता समूह जो है वो उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका में खासकर कनाडा और USA देश आता है, जो विश्व के संसाधनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी सब उपभोक्ता का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा वहां पे लोग उसको यूज करते हैं। प्लांटेशन, प्लांटेशन कृषि में कौन सी फसल सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? प्लांटेशन का मतलब होता है बिजनेस के लिए हम उस चीज़ों को करते हैं, व्यापार के लिए हम उस चीज़ों को करते हैं, उसे हम प्लांटेशन कहते हैं। तो इसमें कौन सी फसल प्लांटेशन के लिए महसूस, कौन सी नहीं होगी? बताओ जल्दी से। तारे प्लांटेशन चाय आता है, कॉफ़ी आता है और रबड़ आएगा। गेहूँ प्लांटेशन में नहीं आता है, याद रखना, ये नहीं आता है प्लांटेशन में, जिसको हम व्यापारिक फसलें कहते हैं। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? व्यापारिक फसलें। तो व्यापारिक फसल में गेहूं, धान, मक्का ये सारी चीजें नहीं आती हैं। बस्ती के स्वरूप में पैटर्न से क्या अभिप्राय है? बताइए। बस्ती का मतलब होता है बस्तियों के व्यवस्था या रूपरेखा, जैसे रेखीय, गोलाकार, वो पैटर्न होता है। बस्ती मतलब एक लाइन में बस्ती बसा हुआ है तो उसे रेखीय बस्ती कहेंगे। कितना बस्ती होता है कि पूरा ऐसे ऐसे बसा हुआ रहता है, बीच में जगह खाली होता है, उसे हम गोलाकार बस्ती के नाम से जानते हैं। सासोल, याद रखना, सासोल। सासोल दक्षिण अफ्रीका में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सासोल जो है वो कोयले से तेल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है सासोल। वो दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जो कोयले से तेल बनाने की प्रक्रिया को व्यावसायिक स्तर पर अपनाती है, मतलब कोयला से तेल बना देती है। बताओ यार, वाह। सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, किस क्षेत्र का उदाहरण है? बताओ। ये क्या आ जाएगा? कार्य में आ जाएगा। तो ये हमेशा किस में आएगा? तृतीयक में आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी तृतीयक में जैसे बैंकिंग आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, रेलवे आ जाता है, रेलवे आ जाता है, सेवा आ जाता है, जैसे जो जॉब लोग कर रहे हैं वो आ जाता है। और हम ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा कहते हैं उसकी बात होती है, सब के सब तृतीयक में आती है। और IT भी किस में आएगी? तृतीयक में आएगी। व्यापार संतुलन में कमी को क्या कहते हैं? तो व्यापार का घाटा कहते हैं। व्यापार का घाटा कहते हैं। व्यापार संतुलन का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, या एक देश से दूसरे देश बेचते हैं। और बहुत सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं? आयात कहते हैं। लेकिन आयात ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं,
तो उसी को हम लोग व्यापार घाटा के नाम से जानते हैं। मानव विकास सक्षमता की अवधारणा किससे जोड़ती है? तो मानव विकास की सक्षमता की अवधारणा किससे जोड़ती है, किसने कहा था? तो ये जो कहा था ये अमर्त्य सेन ने कहा था इस बात को। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन। ये एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। ठीक है। ट्रांस सहारा मार्ग, कौन सा मार्ग? ट्रांस सहारा मार्ग किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो याद रखना वो जो है कच्चे माल खनिज के परिवहन के लिए ट्रांस सहारा मार्ग महत्वपूर्ण है। और ट्रांस सहारा मार्ग जो है अफ्रीका के उत्तरी तटीय देशों को आंतरिक खनिज संपदा वाले क्षेत्र से जोड़ता है। कूच बिहार क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना चाय बागान। क्या चीज? कूच बिहार क्षेत्र जो होता है वो चाय बागान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल में कूच बिहार क्षेत्र नाम से जानता है, का दुर्गम क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बस्तियों के विकास को नियंत्रित करता है? कौन सा ऐसा कारक है जो बस्ती का जो विकास होता है उसको वो नियंत्रण करता है? तो भौतिक और मानवीय दोनों कारक उसको नियंत्रण करते हैं। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, यानी ट्रांस रूस में पड़ता है और रूस से कनाडा जो रेल मार्ग है किस महाद्वीप में है? बताइए जल्दी से। तो याद रखना है उत्तरी अमेरिका में है। ट्रांस कैनेडियन मार्ग जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। अच्छा, कनाडा में ही ये जोड़ता है मेरे बच्चों। ट्रांस रूस मत समझना, कनाडा को एक भाग से दूसरे भाग में जोड़ता है। और कनाडा जो है वो कहां पे है? वो उत्तरी अमेरिका में है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार निम्न मध्यम आय वाले देश किस श्रेणी में आते हैं जहां पे इनकम बहुत कम है? बताओ किस श्रेणी में आएंगे? तो वो जो आएंगे वो 1000 से इतना डॉलर सालाना आए, ये याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये याद करने की जरूरत नहीं। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ? बताइए किस क्षेत्र को हुआ है हरित क्रांति? जहां पे सिंचित क्षेत्र है, जहां पे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छा है, वहां पे हरित क्रांति का क्या हुआ? सबसे ज्यादा हुआ। जैसे पंजाब, हरियाणा ये सब में हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ हुआ। ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन किसके परिवहन के लिए बनाई गई है? अरेबियन पाइपलाइन अब ये, तो याद रखना ये पेट्रोलियम उस पाइप से क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह पेट्रोलियम को पहुंचाया जाता है। इसे हम ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन के नाम से जानते हैं, जो मध्य पूर्व का तेल यानी भूमध्य सागर तक पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को गेटवे टू इंडिया कहा जाता है? बताइए किस? तो मुंबई। गेटवे टू इंडिया जो है वो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है, यानी भारत का प्रवेश द्वार। कभी कभी हिंदी में बोलेगा गेटवे टू इंडिया का मतलब होता है भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। मानव विकास की अवधारणा का केंद्र बिंदु क्या है? बताइए। तो लोग। मानव विकास का मतलब इंसान की ही बात होती है, लोग की बात होती है। जैव ईंधन का स्रोत क्या है? जैव ईंधन कहां से हमें मिलता है? तो याद रखना कृषि अपशिष्ट और पौधे से हमें जैव ईंधन प्राप्त होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। ठीक है ना, जो कि अमेरिका में पड़ता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मुख्य उद्देश्य इसका था ग्रामीण गरीबों को आजीविका के अवसर प्रदान करना। इसको एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहते हैं। जो गांव में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उन्हें आजीविका देना, खाने पीने की चीज़ों को उपलब्धता कराना या नौकरी का अवसर देना। डिजिटल डिवाइस से क्या तात्पर्य है? तो डिजिटल डिवाइस का मतलब होता है सूचना तकनीक तक पहुंच में असमानता। इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइस का तात्पर्य कहते हैं। ठीक है ना।
डिजिटल डिवाइड, अच्छा डिवाइड है, डिवाइस नहीं है बच्चों, वही मुझे लगा। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग जिनके पास डिजिटल सर्विसेज हैं, वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं, जिनके पास है और किसी के पास नहीं है। इसी को सूचना तकनीक तक पहुंच में असमानता कहते हैं। भारत में बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पे अभी तक भी नेटवर्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापारिक अनाज नहीं है? अभी मैंने बताया था व्यापारिक अनाज कौन कौन सा होता है। कपास व्यापारिक अनाज है, गन्ना व्यापारिक अनाज है, तंबाकू व्यापारिक अनाज है, चावल, गेहूं, मक्का, ये सब व्यापारिक अनाज में नहीं आता है। तो ये चीज याद रखना। अफ्रीका में कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली, कौन सी? कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार अवसादी जलवायु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखना इस चीजों को। BS इसका प्रतीक चिन्ह है। BS कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, BS बोलते हैं, स्टिप्पी बोला जाता है। तो उतना डिटेल में मत जाओ, बस याद रख लो। सूडान किस प्रकार की पशुपालन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो सूडान जो है वो किस प्रकार की पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेती पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। खेती पशुपालन का मतलब होता है सूडान जैसे क्षेत्र में पशुपालक अक्सर कुछ स्तर पर खेती भी करते हैं और पशुओं को भी पालते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के कच्छ तक, इसको हम पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं, किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। याद रखना है, सिलचर जो है वो असम में है। सिलचर कहाँ पे है? असम में है। और पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में है। तो सबसे पूर्व सिलचर, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जो गलियारा है उसे हम बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे है? जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ पे है भाई साहब? तो स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि के बीच क्या संबंध है? तो याद रखना है, जनसंख्या वृद्धि से जलवायु परिवर्तन तेजी से होता है। अरे लोग जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? चीजों का विनाश करेंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होगा। डेनमार्क में सहकारी आंदोलन किस क्षेत्र में सबसे अधिक सफल रहा है? बताओ जल्दी से। सहकारी का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। तो डेनमार्क में सहकारी आंदोलन किस क्षेत्र में सबसे अधिक सफल रहा है? तो डेयरी और कृषि में सबसे ज्यादा सफल है डेनमार्क। स्वेज नहर होता है, स्वीज नहर नहीं होता है, गलत टाइप हुआ है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? बताइए जल्दी से। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर ऐसे याद रखो, स्वेज नहर जोड़ती है। उष्णकटिबंधीय चाय की खेती किस उत्पादन प्रणाली में की जाती है? तो वो जो है वो की जाती है बागवानी में। उष्णकटिबंधीय चाय जो है वो बागवानी में प्रणाली में की जाती है। विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? बताओ जल्दी से भाई, ये जल्दी से कमेंट करो। 1 2 3 कमेंट आना चाहिए, 72 का सबका कमेंट आना चाहिए। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक कौन करता है? भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। ABCD कमेंट में टाइप करो, कमेंट में ABCD टाइप करो जल्दी से। चीन करता है, याद रखना। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। चीन विश्व की दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो निजी स्वामित्व और लाभ की प्रेरणा। पूंजीवादी का मतलब होता है निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, वो सबसे ज्यादा क्या देखती है? लाभ को देखती है। ठीक है ना। रेडियो और टेलीविजन किस प्रकार का संचार व्यवस्था है? तो याद रखना वो जन संचार है, यानी सारे लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए उसे जन, व्यक्तिगत संचार तो है नहीं कि एक लोग के पास है, तो उसे हम जन संचार का नाम देते हैं, जिसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। अलास्का में पाइपलाइन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए जल्दी से। तो क्रूड और परिवहन,
अलास्का में जो पाइपलाइन का मुख्य कार्य है वो क्रूड ऑयल परिवहन है, यानी क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन से पहुंचाया जाता है, उसे हम अलास्का पाइपलाइन कहते हैं। याद रखना इस चीजों को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि का मतलब होता है एक ही खेत में बहुत सारे फसलों को उपजाना, उसे हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। या मिश्रित कृषि का मतलब होता है कृषि भी करना, पशुपालन भी करना, उसको भी हम मिश्रित कृषि में रखते हैं। तो फसल उत्पादन और पशुपालन का संयोजन यानी दोनों काम करना, उसको हम मिश्रित कृषि में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कब देखी गई? यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ोतरी कब देखी गई भारत में? तो याद रखना 1921 से 1981 के बीच देखा गया कि भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है? किस शहर को विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है? तो शिकागो को कहा जाता है। कहाँ, किसको कहा जाता है? शिकागो को कहा जाता है। जनसंख्या की लाभांश से क्या अभिप्राय है? बताइए। इसका देखो मतलब होता है जनसंख्या की लाभांश का मतलब होता है 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की बढ़ती जनसंख्या, यानी कि 15 से 64 वर्ष के लोग की जनसंख्या बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, इसी को जनसंख्या की लाभांश कहा गया है भूगोल में। ब्लू कार्बन से क्या संबंधित है? तो ब्लू कार्बन जो होता है वो होता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र द्वारा कार्बन का अवशोषण करना, यानी कार्बन मात्रा बढ़ गया है उसका अवशोषण करना, उसी को ब्लू कार्बन कहते हैं। यानी पानी है, पानी में कार्बन सोख रहा है, समुद्र में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु है उस कार्बन को सोख रहे हैं, उसी को ब्लू कार्बन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुर्तगाली भाषा बोलने वाला दक्षिण अफ्रीकी देश है? वहां पे पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, कौन सा ऐसा देश है? तो याद रखना ब्राजील में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। मानव सूचकांक क्या मापता है? ये बार बार बता रहा हूं, गरीबी में रहने वाले लोगों की स्थिति को मापता है मानव सूचकांक। इस्पात उद्योग वेबर के सिद्धांत के किस प्रकार का उद्योग है? यानी इस्पात उद्योग जो है वेबर ने बोला है वो किस प्रकार का उद्योग माना गया है? तो उन्होंने बोला है कच्चा माल उन्मुख है इस्पात उद्योग। इस्पात से ही सारी चीजों को, स्टील है, ये है, वो है, बनाया जाता है। इस्पात उद्योग में लोहे और कोयले का वजन बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे कच्चे माल के पास स्थापित किया जाता है। और जो इस्पात उद्योग सबसे ज्यादा है वो जमशेदपुर, रांची, जमशेदपुर, झारखंड, ठीक है ना, और राउरकेला, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। कोलकाता बंदरगाह का पतन क्यों शुरू हुआ? यानी कोलकाता बंदरगाह धीरे धीरे खत्म कैसे हुआ, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है गंगा के नवायोग्यता का ह्रास और पाकिस्तान की स्वतंत्रता, इसीलिए इसको हम कोलकाता बंदरगाह धीरे धीरे का पतन शुरू हो गया था। साइबेरिया का मुख्य आकर्षण क्या है? तो साइबेरिया का जो मुख्य आकर्षण है वो खनिज संपदा है। वहां साइबेरिया में सबसे ज्यादा खनिज संपदा पाई जाती है। खनिज का मतलब समझ ही रहे हो ना, कोयला हो गया, लोहा हो गया, चांदी, सोना, ये सब के किस में आते हैं? खनिज संपदा में आते हैं। साइबेरिया में भरा हुआ है खनिज संपदा, याद रखना। जैसे तेल, गैस, कोयला, सोना, ये सब खनिज संपदा में आती है। जीवन प्रत्याशा से क्या तात्पर्य है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जन्म के समय एक व्यक्ति द्वारा जीने वाला औसत वर्षों की संख्या। मान लो 100 लोग जन्म लिया, अब पता चला 1 साल के अंदर उसमें 20 लोग मर गए, तो जीवन प्रत्याशा इसी से मापा जाता है कि कितने लोग ने जिंदा लिया और कितने लोग जीवित हैं, उसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। वाटरवे परिवहन के किस प्रकार में आता है? परिवहन के किस प्रकार में वाटरवे आता है? वाटरवे का मतलब होता है जहाज, पानी का जहाज, तो जलीय आएगा।
पानी का जहाज कहाँ चलेगा? जलीय में चलेगा। जो नदियों, झीलों और समुद्रों के माध्यम से होने वाला परिवहन जलीय परिवहन कहा जाता है। वाटरवे को हिंदी में जलीय परिवहन कहते हैं, जलीय परिवहन कहा जाता है। बिहार में मिथिला चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए जल्दी से। क्या मिथिला गया में आता है, पटना में आता है, जहानाबाद में आता है, कहाँ आता है? दरभंगा और मधुबनी के साइड मिथिला चित्रकला को मापा जाता है, जिसके रूप में मधुबनी की पेंटिंग बहुत ही फेमस है। ठीक है ना। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी किससे है? मतलब जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे ज्यादा व्यापारिक बिजनेस किस महादेश से करता है, ये बताना है आपको। तो याद रखना वो यूरोप से करता है। किससे करता है? यूरोप से करता है। एशिया की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदार यूरोपीय संघ है। अब देखो एक सर्जन रीजन आता है जिसमें कि कथन और ये दिया हो रहता है, कथन और कारण दिया हो रहता है, उसको दोनों पढ़ के बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं एग्जामिनेशन में, पहले नहीं पूछा जाता था। विषुवत रेखा के पास जनसंख्या घनत्व कम है, ये बोला है, आंसर बोल रहा है। विषुवत रेखा क्या होता है बताओ? ये जो 0 डिग्री है हमारा, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो क्या यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है विषुवत रेखा पर? दूसरा, यहाँ उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण बीमारियां फैलती है और मिट्टी का कटाव होता है ये वाले क्षेत्र पे। बताओ ऐसा क्या ये दोनों सही है? तो देखो आंसर कैसे, दोनों ए और आर सत्य है, मतलब बोला ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, मतलब जो आर है वो ए को सही बता रहा है। क्या ऐसा है? दूसरा है दोनों ए और आर सत्य है, मतलब दोनों सत्य तो हैं, लेकिन जो आर है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा बोला ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अब बताओ दोनों में से क्या तुमको लग रहा है इसमें? तो याद रखना दोनों सत्य है। विषुवत रेखा के पास जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, यहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, और यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और अधिक वर्षा होती है जिससे बीमारियां फैल जाती है। इसी कारण तो वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। तो ये और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। एयर इंडिया 1 किस प्रकार की सेवा है? बताइए एयर इंडिया 1 किस प्रकार की सेवा है? तो रक्षा सेवा है। कौन सी सेवा है? अच्छा बी गायब हो गया है, बी ऑप्शन लिख लेना है, रक्षा सेवा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, रक्षा सेवा। अच्छा दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है रक्षा सेवा, ये लगा। ऑप्शन नंबर बी गायब है तो गायब है, रहने दो। सीधे इसका आंसर होगा रक्षा सेवा। व्यापार किस क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है? तो व्यापार जो है वो सीधी सी बात मैंने बताया है वो तृतीयक में आता है। व्यापार बिजनेस सब किस में आएगा? तृतीयक में आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की जब हम बात करते हैं तो अमूर्त सेवाओं, क्या चीज? अमूर्त सेवाओं का उदाहरण क्या है? ये अमूर्त सेवा होता क्या है पहले ये बताओ मुझे। अमूर्त सेवा का मतलब होता है मनोरंजन। मनोरंजन, तो देखो इसमें कहाँ है मनोरंजन? ए और बी दोनों बता रहा है। या सही प्रश्न अवधारणा के लिए अमूर्त सेवाओं का उदाहरण कौन सा है? रेफ्रिजरेटर की मरम्मत, कपड़े की सिलाई, मनोरंजन, फर्नीचर बनाना। तो मनोरंजन जो होता है ये छोड़ दो, ये ठीक है, ये काट दो, ये सिर्फ चारों ऑप्शन लगाओ। कर्नाटक का बेंगलोर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी से। तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कर्नाटक का बेंगलोर प्रसिद्ध है। बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो वहां पे क्या होता है? अपवाहित यानी बृहत नदियों का गिरना जो पोषक तत्व लाते हैं, इसलिए वहां पे मछली इजी से पकड़ाया जाता है। रूस में रेल मार्ग का विकास किस दिशा में सबसे ज्यादा हुआ है? तो याद रखना पूर्व से पश्चिम रूस का रेल मार्ग का विकास ज्यादा हुआ है, उत्तर से दक्षिण नहीं हुआ है। मानव भूगोल में स्थानिक संगठन का अध्ययन किसके बीच संबंधों पर केंद्रित होता है? स्थानिक संगठन जो होता है किसके बीच होता है? तो याद रखना मनुष्य और प्रकृति के बीच स्थानिक संगठन होता है। अमेजन नदी की घाटी किस प्रकार की जनसंख्या वितरण की व्यवस्था है? तो अमेजन नदी जो होता है वो बिखरा हुआ
जनसंख्या वितरण है, एक जगह लोग नहीं रहते। अमेजन नदी घाटी बहुत बड़ा है, वहाँ कहीं कहीं लोग निवास करते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, बिखरा हुआ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, सबसे लास्ट क्वेश्चन। अब मिलान करो इसमें भाई, सबसे ज्यादा उद्योग और क्षेत्र कहां कहां है वो मिलान करो। देखो कपास वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे है बताओ। तो याद रखना ये जो है तुम्हारा लंकाशायर में है, और लंकाशायर कहां पे पड़ता है, ब्रिटेन में पड़ता है। लंकाशायर कहां पे पड़ता है, ब्रिटेन में पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना है हमें। फिल्म उद्योग हॉलीवुड, हॉलीवुड कहाँ है भाई, तो लॉस एंजलिस, कहाँ पे है, लॉस एंजलिस में है, अमेरिका में है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की जब हम बात करते हैं तो सिलिकॉन वैली, ये सही ऑप्शन है, कहाँ है, सिलिकॉन वैली। और पेट्रोलियम शोधन जामनगर, जामनगर, जामनगर कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है। यहाँ पे पेट्रोलियम शोधन सबसे ज्यादा किया जाता है। मिलाओ भाई, तो मिलाओ, एक का 2 देखो तो ढूंढो, एक का 2, जब एक का 2 मिल गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आंख बंद करके इसको क्या कर दो, टिक कर दो, कहानी खत्म। आंख बंद करके एक का ये टिक कर दो। तो यहां पे मैंने ज्योग्राफी का पार्ट 2 तुम लोगों को खत्म कर दिया है। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। जो क्लास 12th बोर्ड में बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास 12 ज्योग्राफी का दोनों देख लो, पूरा का पूरा निचोड़ कर रख दिया हूं। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट करेगा, मैं उसको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।